हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट आईटीआई पे। आज की ये जो क्लास है ये वेल्डर ट्रेड थ्योरी की क्लास है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में जो प्लाज्मा कटिंग वेल्डिंग था, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग जो था, तो हमने आपको बताया था कि प्लाज्मा जो है वो गैसों के आयनीकरण से बनाई जाती है। आर्क के बीच में जब हम हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन इस प्रकार की गैसों को जब गुजारते हैं तो वहाँ से जो है वो आयनों में टूट जाती है और यही आयन, इलेक्ट्रॉन और आर्क मिलकर के प्लाज्मा बनाती हैं। तो हमने बताया था कि उसका टेम्परेचर होता है वो 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जब किसी भी आर्क का, किसी भी फ्लेम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा तो किसी भी मटेरियल के पास जैसे ही आप ले जाएंगे और थोड़ी देर उसको रोक के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मटेरियल कट हो जाएगा। तो इसलिए जो है इस वेल्डिंग का हम लोग यूज क्या करते थे, कटिंग में भी करने लगे थे। ऐसा हमने आपको बताया था। ट्रांसफर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग और नॉन ट्रांसफर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग था। तो जो ट्रांसफर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग था तो उसमें हमने बताया था कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से ट्रांसफर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग को हम लोग प्लाज्मा आर्क कटिंग भी कहते हैं। और जो नॉन ट्रांसफर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग था तो उसमें क्या होता था कि एक नोजल होती थी जो द्रव शीतित होती थी, जिसको हम लोग ठंडा कर देते थे। तो जो इसका फ्लेम का टेम्परेचर होता था वो कुछ कम हो जाता था, जिससे हमारी मटेरियल हुई, कोई सीट हुई, कोई पाइप हुई, तो वो कट नहीं पाती थी, आराम से वेल्ड हो जाती थी। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं प्लाज्मा आर्क कटिंग के बारे में। प्लाज्मा आर्क कटिंग। तो प्लाज्मा आर्क कटिंग का जो बेसिक सा थीम हमने आपको बता दिया था कि जो नॉन ट्रांसफर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग था, सॉरी ट्रांसफर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग था, वही जो होता है कटिंग का काम करता है, ठीक है। और जो नॉन ट्रांसफर होता है उसमें तो सीधे तो उसको ठंडा कर देते हैं तो उसका जो टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, जिससे मटेरियल कट नहीं पाता है। तो ये प्लाज्मा आर्क कटिंग बहुत छोटा बेसिक साइज के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। उसके बाद जो हम लोग शुरू करेंगे वो आज आर्क वेल्डिंग का लास्ट लेक्चर रहने वाला है। तो आर्क वेल्डिंग में जो विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्रोत यूज किए जाते हैं, जैसे आप लोग वेल्डिंग में देखते होंगे कहीं आपका दरवाज़ा टूट जाता है, आपके छोटी मोटी कोई रेलिंग टूट गई छत की, तो एक वेल्डर आता है, मशीनिस्ट आता है, यानी कि मैकेनिक आता है और एक छोटी सी वेल्डिंग की मशीन लेके आता है और जोड़ के चला जाता है। या फिर कहीं आप दरवाज़ा बनवा रहे हैं बड़ा सा, कोई हैवी ट्रैक्टर वैक्टर की जो है, यानी कि हैवी प्रोडक्ट की वेल्डिंग करनी होती काफ़ी भारी मात्रा में, तो वहाँ पे पूरा एक जनरेटर चला के क्या करता है, वो बड़ा सा जनरेटर चला के वेल्डिंग करता है। तो वो ऐसा क्यों होता है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वहाँ पे जो है वो छोटी सी मशीन से वेल्डिंग क्यों नहीं करता है, यानी कि एसी और डीसी जो करंट हम लोग यूज़ करते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं और इनके क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्लास जो है बहुत यूज़फुल होने वाली है। किसी भी इंटरव्यू में, प्राइवेट कंपनी में आप जा रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनी में जा रहे हैं, पीएसयूज में जा रहे हैं, एग्जाम क्रैक करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हम लोग जब एसी पे काम कर रहे थे, बन रहा है, तो डीसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, डीसी अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो एसी हो जाता है। तो इस प्रकार के जो है सवाल बन सकते हैं। तो प्लाज्मा जो आर्क कटिंग होती है, तो प्लाज्मा आर्क कटिंग के बारे में हमने आपको बताया था कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, इन प्रकार की गैसों को जब आर्क से गुजारा जाता है, आर्क से गुजारा जाता है, तब क्या होता है, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होती है, हीट जो है वो वहाँ पे डेवलप होती है। अब ये जो प्लाज्मा होती है, इसकी जो स्पीड होती है प्लाज्मा मार्केटिंग में, वो लगभग 660 या 650 मीटर पर सेकेंड होती है। इतनी हाई स्पीड से जो है ये प्लाज्मा निकलती है, और जिस समय इतनी हाई स्पीड से ये प्लाज्मा निकलती है उस समय इसका टेम्परेचर लगभग 20,000 डिग्री केल्विन होता है। ये बात हुई। इतनी सी बात जो है आपको प्लाज्मा आर्क कटिंग के बारे में जानना है। अब प्लाज्मा आर्क कटिंग जैसे गैस कटिंग भी होती है, तो गैस कटिंग जो है वो कुछ मटेरियल को जो है काट सकती है, लेकिन उस वो लिमिटेड होती है। लेकिन ये प्लाज्मा आर्क कटिंग ऐसी है कि प्लाज्मा आर्क कटिंग जो है कितना भी हार्ड मटेरियल हो, कैसा भी मटेरियल हो, लव हो अलव हो, तो उसको काट सकती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें चिकनी और बिल्कुल स्मूथ जो है कटिंग होती है और किसी प्रकार का ऑक्सीकरण इसमें नहीं हो पाता है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा लिख लेंगे। मैं बोल रहा हूँ चीज़ों को, आप लोग लिखते नहीं होंगे, हमको पता है। तो ये लाइन लिख देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इस कटिंग से चिकनी और साफ सुथरी
कटिंग प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, प्लाज्मा आर्क कटिंग का काम करते हैं। और दूसरा क्या है, ये लौह अलौह सभी प्रकार के मटेरियल को कट कर सकती है। स्पेशली ये जो कट करती है वो एल्यूमिनियम हो गया आपका, कॉपर हो गया और स्टेनलेस स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया। तो इन मटेरियल की जो है कटिंग इसमें जो है भारी मात्रा में की जाती है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है प्लाज्मा आर्क कटिंग के बारे में आप जानेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसका आप टेम्परेचर याद रखेंगे, 20,000 डिग्री केल्विन। इसकी जो स्पीड होती है वो 650 या 600 भी आप याद कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में होती है। क्या होती है, बहुत चिकनी और साफ़ सुथरी कटिंग होती है, इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये लौह अलौह किसी भी प्रकार का मटेरियल का जो है वो कट आसानी से कर सकती है और स्मूथ कट करती है। उसके बाद यह एक थर्मल कटिंग प्रोसेस है, थर्मल कटिंग प्रोसेस है। ऐसा इसलिए कि अभी आप जब गैस कटिंग के बारे में पढ़ेंगे आगे, जब हम लोग गैस वेल्डिंग जहाँ पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो गैस वेल्डिंग होती है वो एक केमिकल कटिंग प्रोसेस होती है, रासायनिक कटिंग प्रोसेस, यानी कि उसमें रसायन यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का केमिकल यूज़ नहीं किया जाता है, यहाँ पे सिर्फ हीट यानी कि बहुत ज़्यादा गर्माहट हम दे देते हैं तो वहाँ से आयन उसके अलग हो जाते हैं और वहीं से हमारी जो है मटेरियल कट हो जाती है। तो इसका मतलब एक थर्मल कटिंग प्रोसेस है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो पाती है, किसी प्रकार का ऑक्सीकरण जो है नहीं हो पाता है। अतः इसमें किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो पाती है, अभिक्रिया नहीं हो पाती है। इस वजह से ऑक्सीकरण की संभावना जो है वो हट जाती है, ऑक्सीकरण नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे प्लाज्मा आर्क कटिंग के बारे में। बाकी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के बारे में जो है हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया था, तो वहाँ से जो है आप लोग लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, लेक्चर की सीरीज़ जो है आप लोग ज़रूर देखिएगा। और मैं जो बोलता हूँ उसको आप लिखते चलिएगा, क्योंकि अभी मार्कर से हमको जो है लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा लिखावट में आपको जो है अभी डिफरेंसेस समझ में आ सकते हैं। हालांकि पहले की अपेक्षा तो ठीक ठाक मैं लिखने लगा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है आप हाथ रख के जैसे आप कॉपी पे लिखते हैं, जैसे आप कॉपी पे लिखते हैं वैसा आप नहीं लिख पाते हैं, तो थोड़ी सी जो है मुश्किल हो जाती है। तो अंडरस्टैंड आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये हुई प्लाज्मा आर्क कटिंग के बारे में। अब प्लाज्मा आर्क कटिंग के बारे बाद हम लोग जो बात करने वाले थे वो था कि जो हम लोग आर्क वेल्डिंग यूज़ करते हैं, ये आर्क वेल्डिंग का लास्ट लेक्चर है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ मिसलेनियस चीज़ों पे जो है बात करेंगे, यानी कि विविध चीज़ों पे बात करेंगे जो आपसे कभी किसी इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि जो आर्क वेल्डिंग आपने देखा होगा, तो हम जब से पढ़ते आ रहे हैं, चाहे वो टिग वेल्डिंग हो, चाहे वो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग हो, किसी प्रकार की वेल्डिंग हो, तो वहाँ पे आप देखते चले आ रहे हैं कि कभी डीसी हम लोग बता रहे हैं कि यूज कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं एसी यूज कर रहे हैं, फिर बोला जा रहा है कि डीसी एसी दोनों चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आर्क वेल्डिंग के पावर स्रोत। तो जो आर्क वेल्डिंग होती है उसमें हम लोग डीसी और एसी दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन कहाँ हमको डीसी यूज करना है, कहाँ हमको एसी यूज करना है, ये हमारे जो है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब यहाँ पे जैसे बात करते हैं हम लोग डीसी, डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, यानी कि दिष्ट धारा, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा,
आप लोग वेल्डर वाले हैं, यही छोटी छोटी चीज़ें आपसे जो है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ ली जाएंगी तो आप लोग फंस जाएंगे। तो इन चीज़ों को जो है आप लोग बहुत ध्यान से यूज़ करिएगा। पहली ये यूज़ की जाती है और दूसरी जो यूज़ की जाती है एसी, यानी कि अल्टरनेटिव करंट। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। अब जो डायरेक्ट करंट होता है यानी कि दिष्ट धारा होता है, तो जैसे मान के लिए दिष्ट धारा हमको बनानी पड़ेगी ना, ऐसा तो नहीं कि डीसी करंट हमको कहीं से मिल जाएगा, ज़मीन में हमने गड्ढा खोद दिया और हमको डीसी करंट मिल गया। तो वो कौन कौन से उपकरण है जिसका हम लोग यूज करके डीसी करंट का उपयोग करते हैं, वो कहाँ कहाँ सी चीज़ें हैं जो है वो अल्टरनेटिव करंट जो है कैसे उत्पन्न करते हैं। तो देखिए जो अल्टरनेटिव करंट होता है उसको उत्पन्न करने के लिए आपको पता होगा कि वो कहीं भी जो है आराम से मिल जाता है। आपके घरों में एसी सप्लाई में जो बोर्ड होते हैं वहाँ पे क्या है, एसी सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। लेकिन जो डीसी सप्लाई है वो हर जगह मिलना जो है मुश्किल होता है। तो डीसी सप्लाई को बनाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम लोग डीसी जनरेटर बनाएं, डीसी जनरेटर, या तो हम लोग क्या बनाएं, रेक्टिफायर बनाएं। रेक्टिफायर जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे। ये दो रास्ते हमारे पास हो जाते हैं। तो अब ये क्या है इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। डीसी जनरेटर जो होता है बेसिकली वो क्या होता है कि डीसी जनरेटर जनरेटर होता है, यानी कि जो मोटर आप लोग देखते होंगे, तो वहाँ से क्या होती है कि डीसी डायरेक्ट जो है बहुत बड़ी मशीन होती है। यहाँ पे जो है आप इसको, जैसे आप जनरेटर देखते होंगे, आप जाते हैं हैवी चीज़ों की जहाँ पे वेल्डिंग की जाती है, तो वहाँ पे जो जनरेटर यूज़ किया जाता है वो डीसी जनरेटर यूज़ किया जाता है। ये प्रॉपर जो है वो डीसी करंट का ही जो उत्पादन करता है। लेकिन ये जो रेक्टिफायर होता है ये क्या करता है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मान के चलिए आपके घर में बहुत हैवी वेल्डिंग करनी है आपको, और आपके पास एसी सप्लाई आपके बोर्ड में लगा हुआ है, लेकिन अब हमको चाहिए डीसी करंट, तो वहाँ पे जो हमारी मशीन यूज़ आएगी वो रेक्टिफायर यूज़ आएगी। उस रेक्टिफायर का यूज़ करके हम लोग उस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं करना है हमको, तो हमारे पास एक डीसी जनरेटर का उदाहरण है जो डायरेक्ट जो है डीसी करंट आपको बना के देगा, यानी कि दिष्ट धारा आपको बना के देगा। तो वहाँ से आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। अब अल्टरनेटिव करंट का क्या है, अल्टरनेटिव करंट आपको हर जगह अवेलेबल है, तो आप वहाँ से आराम से। लेकिन अब एसी अल्टरनेटिव करंट जो है आप डायरेक्ट जो है प्लग में नहीं फंसा के जो है डायरेक्ट वेल्डिंग करने लगेंगे। वहाँ पे जो है आपको छोटा सा एक ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, और वो ट्रांसफार्मर कैसा रहेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, इसको आप 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर कैसा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो इसमें क्या है, कॉयल लगे होते हैं, प्राइमरी कॉयल, सेकेंडरी कॉयल। इसके पहले हम लोगों ने चर्चा की थी इसके बारे में, जब हमने विद्युत के बेसिक चीज़ों के बारे में जाना था, क्योंकि आर्क वेल्डिंग आपको पढ़नी थी तो विद्युत की बेसिक चीज़ों के बारे में आपको जानना जरूरी था, तो हमने उसके बारे में आपको बताया था वहाँ पे। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को आप लोग जो है एडजस्ट करके आप अपने हिसाब से जो है करंट जितना आप चाह रहे हैं उतना आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब अल्टरनेटिव करंट का मेन यूज़ क्या है, ये हल्के जो है बहुत हल्की आपको वेल्डिंग करनी हो गई, छोटी मोटी चीज़ें टूट गई आपके यहाँ, तो बहुत छोटी मशीन होती है, हल्की मशीन होती है, और उसके द्वारा जो है छोटे मोटे वेल्डिंग का निर्माण जो है आराम से कर सकते हैं। लेकिन बहुत हैवी वेल्डिंग करना होगा तो आपको डीसी करंट का जो है यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको मैकेनिक के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा अपना जनरेटर उठा के तो आएगा नहीं। एक रास्ता बचता है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा चीज़ है जो क्या है कि उसको आप उठा के नहीं ले जा सकते हैं, तो फिर दूसरा ऑप्शन यही जो है उस मैकेनिक के पास बचता है कि वो रेक्टिफायर लगाए, और रेक्टिफायर से जो आपके घर में ऐसी सप्लाई मिल रही है उससे क्या करे, वो डीसी में कन्वर्ट करे और तब आपकी वेल्डिंग करे। तो कुल मिला के ये जो है मध्यम तरीका है, ये बहुत भारी होता है, और ये क्या होता है, बहुत हल्का होता है। हल्का होता है, एक छोटा सा बॉक्स जैसा होता है एसी वाला ट्रांसफार्मर, छोटा सा लेके गए कहीं भी और थोड़ा मोटा वेल्डिंग है उसको करके चले आए। अब ये क्या है, जनरेटर, इसके लिए आपको दुकान पे जाना पड़ेगा, ट्रैक्टर लेके, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें लेके आपको जाना पड़ेगा। रेक्टिफायर ऐसी कोई चीज़ है जो आपके घर में रखी हुई जिसको आप उठा के नहीं ले जा सकते हैं, तो ये मध्यम जो है वर्गीय में आ जाता है, तो इसको जो है आप आराम से ले सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपका
एसी और डीसी जो हम लोग करंट यूज करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है, उसके नुकसान क्या है, यानी कि हम लोग उसका क्यों यूज़ करते हैं, उसमें से बेस्ट कौन सा है, किस कंडीशन के लिए, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये हमारे मित्र ने एक टैबलेट हमको दिया है और अभी इसे हमसे बन भी नहीं रहा सही से चलाते, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बार बार रोटेट हो जा रहा है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो है वो देखने पड़ेंगे, नहीं कुछ टॉपिक्स इस पर स्किप हो जाएंगे आपके। तो यहाँ से हम लोग अब बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे डीसी और एसी हम लोग जो यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे डीसी हमारा बेटर होता है और कहाँ पे एसी बेटर होता है। एसी डीसी वेल्डिंग में तुलना, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो एसी में हमने अभी आपको क्या बताते हैं कि एसी में हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं और डीसी में जनरेटर यूज करते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफायर यूज करते हैं। तो रेक्टिफायर को यहाँ पे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, हल्का हल्का रेक्टिफायर के बारे में बता देंगे, लेकिन हमने आपको रेक्टिफायर के बारे में बताया कि वो मध्यम चीज़ होता है, बीच का चीज़ होता है, बीच का रास्ता अगर आपको कभी निकालना हो, यानी कि कोई बहुत हल्का सामान भी नहीं है और ऐसा सामान आपके घर में है जो आप कहीं मिस्त्री के पास ले भी नहीं जा सकते हैं, तो मध्यम भार का होता है, मध्यम चीज़ें वो करता है, इन दोनों के बीच की कड़ी है वो, तो उसको आप इजीली उठा के लेके आएंगे, अपने सॉकेट में फंसाएंगे अपने घर के, और उस एसी को आप डीसी में कन्वर्ट करके कोई हैवी वेल्डिंग है तो उसको परफॉर्म करेंगे। ये चीज़ यहाँ पे बात हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे आप डालिए ट्रांसफार्मर यानी कि एसी वाला, और यहाँ पे हम डालेंगे जनरेटर यानी कि डीसी वाला। इसके हम लोग फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहला कंपैरिजन है वो है भार के बारे में। तो भार इनका कैसा होता है, तो भार हमने आपको बताया था कि जो एसी ट्रांसफार्मर रहता है वो छोटा होता है, पोर्टेबल होता है, कहीं भी आप उठा के ले जा सकते हैं, इसका मतलब ये हल्का होता होगा, छोटा सा बॉक्स ही तो होता है। तो ये भार में क्या होता है, हल्का होता है, ये क्या होगा, भारी होगा। तो एक चीज़ तो समझ में आई आपको कि एसी का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, जहाँ कहीं भी हल्की चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें आपको कहीं भी लेके जाना हुआ तो आप एसी का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो सेकंड है वो स्थान का घेराव है। तो स्थान का घेराव लिखवाने की ज़रूरत नहीं, स्थान का घेराव भी क्या रहेगा, वो ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे आप स्थान का घेराव अधिक रहेगा, कम रहेगा, इसका कम रहेगा, स्थान का घेराव अधिक रहेगा। ये हो गया। अब दूसरा कंपैरिजन का फैक्टर है कि प्रारंभिक लागत, लागत प्रारंभिक, यानी कि ये मशीन आप जब खरीदेंगे तब जो है उस समय आपकी लागत जो है किसकी ज़्यादा आएगी, तो जो भारी रहेगा, जिसका घेराव अधिक रहेगा, जिसमें ज़्यादा कंपोनेंट लगे होंगे, तो जाहिर सी बात है क्योंकि ये अपने पास से ही इलेक्ट्रिक पैदा कर रहा है। लेकिन जो आपका एसी है वो आपके घरों में पहले से पावर हाउस से बन के चली आ रही है, बस उसका आप लोग यूज़ कर लेते हैं। तो इसका मतलब प्रारंभिक लागत जो है, जब आप खरीदेंगे तो इसमें कई सारे ऐसे पार्ट रहेंगे जो घूम के रोटेट होकर के ऑटोमेटिक जो है विद्युत का निर्माण करेंगे, इसका मतलब ये महंगा आएगा। तो प्रारंभिक लागत इसकी जो रहेगी वो अधिक रहेगी, इसकी प्रारंभिक लागत कम रहेगी। उसके बाद अगला फैक्टर है रख रखाव है। तो रख रखाव की अधिक आवश्यकता होगी इसमें, डीसी जनरेटर में, इसमें रख रखाव की अधिक आवश्यकता नहीं होगी। तो यही सारी चीज़ें जो है आपके सिलेबस में दी हुई हैं। उसके बाद चलने की लागत क्या है, अधिक शक्ति व्यय होती है तथा लागत अधिक होती है इसकी, इसमें अधिक लागत लग, क्योंकि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो इंजन से आप डीसी जनरेटर चलाएंगे उस इंजन में आप डीजल डालेंगे, और डीजल की कास्ट ऑलरेडी जो है इस समय जो है बहुत ज़्यादा हाई जा ही रही है। तो ये जो है आप समझ सकते हैं ऐसे इसको। दक्षता की बात करें तो इसकी दक्षता जो है वो कम होती है 60%, और इसकी जो है वो करीब 85% होती है। इसको आप लोग नोट पॉइंट बना के सारी चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आर्क ब्लो और आर्क स्थिरता। तो आर्क ब्लो जो है वो डीसी में हमेशा होती है। आर्क ब्लो की एक प्रॉब्लम है जो डीसी में
हमेशा होती है, और एसी ट्रांसफार्मर में आर्क ब्लो नहीं होता। तो ये तो हमको फायदा हो जाता है। अब जो आर्क की स्थिरता है, तो डीसी जनरेटर में आर्क की स्थिरता अच्छी होती है। आर्क की स्थिरता अच्छी होती है। इसमें क्या है, आर्क स्थिर नहीं होती है, आर्क स्थिर नहीं होती है। उसके बाद ताप का विभाजन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ताप का विभाजन हम लोग डीसी जनरेटर में कर सकते हैं। यही डीसी जनरेटर का फ़ायदा है। यानी कि जब हम लोग चाहेंगे कि कितना हीट हमारे वर्कपीस को मिले, कार्यखंड को कितना ज़्यादा ऊष्मा मिले, तो वो अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि ताप का विभाजन 1/3 या 2/3 के रूप में हो जाता है, हो जाता है। आर्क का विभाजन यहाँ पे नहीं होता है, ताप का विभाजन नहीं होता है, ताप का विभाजन नहीं होता है। उसके बाद वेल्डिंग योग्य धातुएं। अब जो डीसी जनरेटर है वो लौह अलौह सभी को वेल्ड कर सकती है, यही फायदा है। लौह अलौह सभी वेल्ड हो सकते हैं। इसमें क्या होगी, सिर्फ लौह धातुएं, सिर्फ लौह धातुएं वेल्ड होंगी। तो ये कुछ जो है डिफरेंसेस रहे। उसके बाद प्रदूषण के बारे में, ध्वनि तथा वातावरण प्रदूषित होता है उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरा आपका जनरेटर चलेगा, पूरा आपकी पूरी मशीन, पूरा इंजन चलेगा, तो ध्वनि प्रदूषण भी होगा, वातावरण प्रदूषण भी होगा। लेकिन इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है आपके घर में सप्लाई आ रही, सिंपल सी, आपने प्लग फंसाया और काम शुरू कर दिया। तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और इसके भी कुछ फ़ायदे हैं। तो हर चीज़ का फ़ायदा अपनी अपनी जगह पर जो है वो काम दे रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई, और अब कोशिश करेंगे लाइव जुड़ने के लिए हम लोग, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा रिसोर्सेज मिल रहे हैं। ये जो है टैबलेट जो है हमारे मित्र ने दिया है, नीलेश ने, तो थैंक यू उनको। तो अभी जो है ये हम सही से ऑपरेट भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बार बार रोटेट हो जा रहा है, कुछ ऐसा है। आगे जो है चीज़ें जो है बेटर करने की कोशिश करेंगे। लाइटिंग के लिए कुछ लड़के कमेंट कर रहे थे, तो लाइटिंग की व्यवस्था भी करेंगे, क्योंकि टाइम जो है हमको मिल नहीं पाता है। मैं क्लासेस जो है मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी क्लासेस अपलोड कर सकूँ आपके लिए, बट जो लोग हमारे बारे में जानते हैं वो जान ही रहे होंगे कि टाइम जो है हमारे पास अवेलेबल उतने हिसाब से नहीं हो पाता है। तो थोड़ी सी मुश्किल जो है वो होती है। बाकी आप लोग जो है सपोर्ट बनाए रखेंगे तो आगे जो है आपके लिए बेटर करने की कोशिश करेंगे हम। और बाकी ठीक है, आपको वीडियो ज़रा भी कहीं पसंद आई हो तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और आगे जो है वो हम लोग वेल्डिंग जो शुरू करने वाले हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। तो जो आगे हम लोग वेल्डिंग शुरू करेंगे, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा एक बार, अगर दूसरा कुछ शुरू करना होगा तो। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर्स में क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं, और आगे जो है आपसे पूछते हैं कि आपके ऊपर कमेंट करना है आपको कि आगे आपको क्या पढ़ना है। कमेंट आप लोग नहीं करेंगे तो आगे क्लासेस नहीं अपलोड होंगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वेल्डर ट्रेड की मैं क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ, उसका कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो कभी कभी मुझे लगने लगता है कि जो है आपको ज़रूरत नहीं है। बट कुछ बच्चे हैं जैसे रवि सेन हैं और शिव कुमार शायद और एसआरएन क्रिएशन, तो ये 3-4 विद्यार्थी हैं जो बार बार कमेंट करते रहते हैं कि सर वेल्डर की क्लास नहीं आएगी क्या। तो मैं इस क्लासेस सिर्फ मान के चलिए कि सिर्फ उनके लिए ही अपलोड कर रहा हूँ, उनके नाम जो है हमारे दिमाग में छप गए हैं। तो जब मैं क्लासेस नहीं अपलोड करता हूँ तो उनके कमेंट्स मेरे आँख के सामने नाचने लगते हैं और दिखने लगते हैं कि जो है हमने वादा किया है इनसे। तो सिर्फ इस वजह से जो है वो क्लासेस अपलोड हमको करनी पड़ती हैं। तो हमने आपको जो बताया था 3 वेल्डिंग, ये वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन आप लोग सोचते होंगे कि मैं हर बार क्यों बताता हूँ। ये मैं हर बार इसलिए दिखाता हूँ कि दिखाते दिखाते ही सही कम से कम आपको ज्ञान तो हो जाए इसका कि वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है। क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि कहीं भी आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे ना वेल्डर ट्रेड का, तो आपसे क्लासिफिकेशन से एक वेल्डिंग बहुत ही आसानी से पूछ ली जाएगी। और जिस वे में हम क्लासिफिकेशन बता रहे हैं उस वे में अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो आपका क्वेश्चन जो है वो कभी गलत नहीं होने वाला है।
तो इसको बोलते हैं सॉलिड वेल्डिंग, सॉलिड या ऑटोजीनियस। उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड वेल्डिंग या होमोजीनियस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड प्लस लिक्विड प्लस हेट्रोजीनियस, इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। इसको हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग भी बोलते हैं, फ्यूजन वेल्डिंग। तो सॉलिड वेल्डिंग में हमने आपको बताया था कि फ्रिक्शन फोर्ज, अल्ट्रासोनिक और रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इतनी सारी जो है वेल्डिंग आती हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फ्रिक्शन फोर्ज, अल्ट्रासोनिक, डिफ्यूज़न, तो इस प्रकार की वेल्डिंग आती हैं। इसमें जो है हम लोग जो बात कर रहे थे वो आर्क होती है एक वेल्डिंग, और एक होती है केमिकल वेल्डिंग। तो केमिकल में जो है वो गैस वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग। तो आगे हमारा विचार है कि हम लोग गैस वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग को पढ़ें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वेल्डिंग होने वाली है। बट आप लोग कहेंगे तो हम इधर से भी शुरू कर सकते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग को, लेकिन सबसे प्रॉपर वे यही रहेगा कि आप लोग फ्यूजन वेल्डिंग को पहले ख़त्म कर लीजिए। आर्क वेल्डिंग में हम लोगों ने पढ़ा है टिग को, मिग को, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग यानी कि PAW को, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग यानी कि SAW को। इतनी चीज़ें जो है 4 वेल्डिंग हम लोगों ने अच्छे से क्लियर कर ली है, कंप्लीट कर ली हैं। उसके बाद छोटे छोटे कुछ चैप्टर जैसे इलेक्ट्रोड एंड फ्लक्स हो गया, और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, आर्क के बारे में, सारे बीच बीच में लेक्चर हमने अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी, तो वहाँ से जाके आप लोग वॉच कर लीजिएगा। अब ये क्या है, गैस वेल्डिंग हमको पढ़नी है और थर्मिट वेल्डिंग पढ़नी है। तो हम कौन सा पहले शुरू करें, इसके बारे में आप लोग नीचे कमेंट करिएगा। इसको केमिकल वेल्डिंग यानी कि रासायनिक वेल्डिंग इसलिए किया जाता है प्रयोग, क्योंकि इसमें कुछ रसायन का यूज होता है, कुछ केमिकल कंपोनेंट का यूज होता है, तो वो भी आप लोग कमेंट करेंगे। चाहे आप कहीं से सर्च करके कमेंट कीजिए, देख के बुक से कमेंट कीजिए, लेकिन आप लोग देखिए। इससे क्या होगा कि आप लोग इसको ढूंढेंगे, देखेंगे, तो आपकी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इसमें कौन सा रासायनिक यूज किया जाता है, कौन सा रसायन यूज किया जाता है, और इसमें कौन सा रसायन, हमको पता चले कि आप लोग लास्ट तक वीडियो देखते हैं या फिर शुरुआत में ही वीडियो 4-5 मिनट देख के उसके बाद स्किप कर देते हैं, ये ज़रूरी है जानना। तो इसलिए हमने लास्ट में एक क्वेश्चन रखा है, तो आप लोग इसका कमेंट में ज़रूर रिप्लाई कीजिए, खासकर वो 2-3 लड़के, 4 लड़के जो कमेंट करते हैं। मैं उनसे उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो ज़रा भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।